नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है नवंबर 24, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस के ऊपर पा सकें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर पहले वीडियो को लाइक करिए। और शुरू करते हैं फ्रंट पेज से पहली खबर के साथ। तो गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल सेज सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड से बता देता हूं। तो आपको सबसे पहले जानना है कि गवर्नर आखिर पद क्या होता है। तो जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो केंद्र में है, और जो भी बिल वगैरह केंद्र की जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर पहुंचेंगे उसमें फाइनल साइन करने की अथॉरिटी हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। उसी तरह से राज्य के अंदर गवर्नर होता है और एक गवर्नर को केंद्र ही अपॉइंट करती है। तो आप इतना पहले समझ लीजिए कि जो गवर्नर होता है उसे हमारी केंद्र सरकार ही अपॉइंट करती है, और गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर होते हैं और किसी दो राज्य के लिए एक गवर्नर भी हो सकता है। अब यहां पर आपको सबसे पहले समझना है कि ये केस क्या है। तो देखने को मिला था कि तमिलनाडु, पंजाब वगैरह में जो गवर्नर हैं वो क्या कर रहे थे कि पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, जो वहां की लोकल असेंबली है, जैसे तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली या पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां से जो भी बिल पास होकर जा रहे थे उन्हें गवर्नर ना तो उन पर असेंट कर रहे थे, ना ही उन्हें वापस भेज रहे थे रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के। अब आपको सबसे पहले समझना है कि एक बिल अगर गवर्नर के पास पहुंचता है तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं उस बिल से रिलेटेड। पहली पावर क्या है कि गवर्नर साइन कर देगा उस बिल के ऊपर और वो बिल एक्ट बन जाएगा या लॉ बन जाएगा। दूसरा है कि वो साइन नहीं करेगा, विदहोल्ड कर लेगा अपना एसेंट और उस बिल को वापस वो भेज देगा असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए। तीसरा उसके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो बिल को रिजर्व कर ले और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रिजर्व करके भेज दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रावधान क्यों रखे गए हैं, जबकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बावजूद हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नर को ऐसी पावर दी गई है कि वो किसी बिल के ऊपर बैठ सके। तो आपको यहां सबसे पहले आर्टिकल 200 समझना है। आर्टिकल 200 जो हमारा संविधान का है, वो पहली तो जो मैंने आपको बातें बताई कि क्या क्या गवर्नर एक कर सकता है। अब यहां पर हम दूसरे वाले केस की बात करेंगे, पर्टिकुलरली जिस केस में गवर्नर ने असेंट नहीं किया और बिल को वापस भेज दिया असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए। अब मान लेते हैं कि यह बिल वापस असेंबली पहुंचा और असेंबली से दोबारा इस बिल को भेजा गया गवर्नर के पास, या तो इसमें संशोधन किए गए या नहीं भी किए गए, उसके बाद भी अगर ये गवर्नर के पास भेजा गया तो गवर्नर को मैंडेटरी है कि वो इस पर साइन करे, वो इसे असेंट दे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर जो तमिलनाडु की सरकार है, साथ ही साथ पंजाब की सरकार है, ये पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो बताती हैं कि कैसे गवर्नर उनके रोजमर्रे के काम में एक तरह से टांग अड़ा रहे हैं और जो बिल पास कराए जाते हैं असेंबली से उन पर गवर्नर साइन नहीं करते हैं, जिसे लेकर जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसने तीखी टिप्पणियां दी हैं गवर्नर के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आया है कल गुरुवार को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है बिल्स के ऊपर। तो आपको यहां समझ लेना है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है बिल्स के ऊपर, गवर्नर को असेंट करना ही पड़ेगा। और ऐसा क्यों कहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपको एक चीज जाननी है कि जो गवर्नर का पद है वो अपॉइंटेड पद है, गवर्नर को अपॉइंट करके बनाया जाता है। और अगर हम असेंबली की बात करें, जो विधानसभा होती है किसी राज्य की, तो ये जो हमारे हैं ये इलेक्टेड होकर आते हैं, इन्हें जनता चुनकर भेजती है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आपको समझना है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कही कि गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक अपॉइंटेड बॉडी है। और अगर हम यहां पर देखें, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुनकर आई है। आपको यहां समझना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर आप भारत का प्रियम्बल भी पढ़ेंगे तो वहां भी वी द पीपल कहा गया है। तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो असेंबली के पास है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। जबकि आपको समझना है कि ये आर्टिकल 200 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गवर्नर के पास अगर दूसरी बार बिल पहुंचता है तो उसे असेंट करना ही पड़ेगा। इसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि गवर्नर क्या करते हैं, होल्ड करके बैठ जाते हैं।
जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये न्यूज़ चल रही है बहुत। और यहाँ पर आपको एक चीज़ जाननी है कि तमिलनाडु जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो तमिलनाडु की सरकार वहां कहती है कि हमारे करीबन 10 बिल के ऊपर ये जो गवर्नर है ये बैठा हुआ है, इसका नाम है RN रवि, ये बैठे हुए हैं और ये असेंट नहीं कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि गवर्नर के पास क्या ऐसी दिक्कत है कि वो साइन कर दे और बिल को पास कर दे, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको जानना है कि जो गवर्नर है उसे अपॉइंट किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और यहां पर जब केंद्र सरकार की मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो अक्सर ये देखने को मिला है कि जब भी केंद्र के अंदर कोई मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वहां पर हमेशा ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती है कि राज्यों को गवर्नर के द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गवर्नरों के फैसले हैं बिलों पर नहीं साइन करने के लिए, इनकी बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में बंधी हुई थी और इस बागडोर को काट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियों के साथ कहा है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं है किसी भी बिल के रिलेटेड। तो ये पहली खबर से था, ये फाइनल फैसला आ चुका है गुरुवार को। जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये केस बहुत दिन से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और थर्सडे को इसका फाइनल फैसला आ गया है जिसका फाइनल वर्डिक्ट है कि नो वीटो टू गवर्नर, गवर्नर के पास कोई वीटो नहीं है। दूसरी खबर, टनल रेस्क्यू डिलेड एज ड्रिल मशीन हिट्स हर्डल। तो कल जिसने हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया था तो कल माना जा रहा था कि जो 41 मजदूर उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ड्रिल मशीन थी जिससे पत्थर काटा जा रहा था उसके आगे कोई मेटेलिक चीज आ गई जिसकी वजह से ड्रिल मशीन में थोड़ी दिक्कत आ गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को वहीं पर रोकना पड़ा। अब आज हो सकता है कि इन्हें निकाल लिया जाए। अब जो भी न्यूज में होगा वो कल हम कवर करेंगे कल के न्यूज़पेपर में। यहां पर आप इन ब्रीफ में देख सकते हैं, ईसी इश्यूज नोटिस टू राहुल फॉर पनौती कमेंट ऑन मोदी। तो सबसे पहले आप मुद्दा समझ लीजिए क्या है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था जिसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए थे वहां पर मैच देखने। अब जब भारत मैच हार जाती है तो लोगों के जो असली अंधविश्वास है भारत के अंदर वो उजागर होता है और लोग जाकर ट्विटर पे ट्रेंड कराने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी पनौती हैं और इनकी वजह से मैच इंडिया के हाथ से फिसल गया, इंडिया हार गई। इसी चीज को जायब लेते हुए राहुल गांधी एक रैली कर रहे थे राजस्थान में और उन्होंने वहां पर पनौती शब्द का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचती है और इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू किया है राहुल गांधी के कमेंट के ऊपर। और आपको एक और चीज देखना है कि यहां एक शब्द पनौती है और दूसरा जेब कतरा, पिक पॉकेट जिसे हम कहते हैं, कि मतलब कि ये दो शब्द जो हैं ये रैली के दौरान राहुल गांधी ने इस्तेमाल किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहुंची है इलेक्शन कमीशन और वहां जाकर ये जो नोटिस है वो इशू कराया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि आप अगर इतनी छोटी छोटी चीजें जो है उसके लिए नोटिस इशू कर देती है इलेक्शन कमीशन, लेकिन आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आकर खुले आम हिंसा की बात करती है, अपशब्दों का इस्तेमाल करती है राहुल गांधी के खिलाफ, उनकी मां के खिलाफ और कांग्रेस के अन्य लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कभी भी नोटिस इशू नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब आप जानते हैं कि सरकार जिसकी चल रही है उसकी ही इलेक्शन कमीशन भी उसका ही बोली बोलती है, तो यहां पर हमें देखने को मिला है कि राहुल गांधी के ऊपर एक नोटिस इशू किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आगे हम चलते हैं, अगली खबर हमारी आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। कल का न्यूज़पेपर जिसने कवर किया था तो कल भारतीय सीमा जो हमारी भारतीय सेना है इसे एक इनपुट मिला कि राजौरी में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं और इसमें एक कमांडर भी है जिसका नाम कारी है। तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंचती है और उस गांव को घेर लेती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो आतंकवादी हैं वो महिलाओं को और बच्चों को अपनी शील्ड की तरह से इस्तेमाल करती है। लेकिन इंडियन आर्मी क्या चाहती है कि महिला और बच्चे कभी भी क्रॉस फायरिंग के बीच में ना आए, और इन्हीं सब चीज को बचाने के लिए वहां देखना को मिलता है कि 2 कप्तान इंडियन आर्मी के साथ ही साथ 2 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद यह ऑपरेशन और चलता है और इसके बाद देखने को मिलता है कि 1 जवान और शहीद हो जाता है। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की शहादत इंडियन आर्मी की तरफ से यहां देखने को मिली है, जिसमें 2 हमारे कप्तान थे और 3 जवान थे। अब यहां पर इसके बाद जब यह ऑपरेशन चलता रहा तो एलईटी का जो लश्कर तैयबा का कमांडर था कारी, इसे मार गिराया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, और साथ ही इसके साथ एक और व्यक्ति था जो कि इसका अकम्पनी था, उसे भी मार गिराया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। आगे हम चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पे, हम डायरेक्टली पहुंचते हैं। तो आज का सबसे पहले हम एडिटोरियल उठा रहे हैं एंड द सीक्रेसी। तो ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये भारत और कनाडा के बीच में जो विवाद शुरू हुए थे इससे रिलेटेड लिखा हुआ है। तो मैं बैकग्राउंड से आपको बता देता हूं। तो 2 महीने पहले करीबन कनाडा के टॉप जो वहां की जांच एजेंसियां हैं उन्हें कुछ सबूत मिलते हैं
भारत के टॉप डिप्लोमेट्स के खिलाफ। और ये किस मुद्दे से रिलेटेड सबूत मिलते हैं कि कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी समर्थक रहता था जिसका नाम था निज्जर, उसकी हत्या करवा दी जाती है। और आरोप जो कनाडा का लगाया जा रहा है, कनाडा आरोप लगा रहा है कि भारत के टॉप डिप्लोमेट्स इसमें शामिल हैं। इसके बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इंडिया और कनाडा के, ये बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं और बिगड़ते बिगड़ते स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि भारत में जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं, साथ ही साथ कनाडा के अंदर जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं, इन्हें ये जो कनाडा है, कनाडा वाले यहाँ दिल्ली में रह रहे थे वो चले जाते हैं वापस कनाडा, और जो कनाडा में रह रहे थे वो दिल्ली वापस आ जाते हैं। साथ ही साथ वीज़ा सर्विसेज को भी टर्मिनेट कर दिया जाता है इंडिया और कनाडा के बीच में। इसके बाद कल खबर निकल कर आई कि अब 2 महीने बाद ई वीजा सर्विसेज को दोबारा शुरू कर दिया गया है भारत और कनाडा के बीच में। अब यहां से एक चीज और निकल कर आई है, अब यहां से एक पॉइंट और निकल कर आया है जिसमें हमें देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी सेम आरोप भारत के ऊपर लगाए हैं कि भारत के टॉप डिप्लोमेट्स जो हैं वो पन्नू नाम का एक खालिस्तानी है जो यूएस और कनाडा का सिटीजन है, डुअल सिटीजनशिप होल्ड करता है, उसकी हत्या करवाने की साजिश कर रही हैं भारत की टॉप डिप्लोमेटिक एजेंसियां। यह आरोप लगाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। अब पहला जब आरोप लगाया गया था कनाडा के द्वारा, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर, अपनी वहां की जो कनाडा की असेंबली है उसमें खड़े होकर यह बयान दिया था, जिस पर भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया था कि यह बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जब यूएस ने यही आरोप लगाया है भारत के ऊपर, तो भारत कदम अपने पीछे खींच रहा है, यहां पर हमें देखने को मिला है। और भारत कह रहा है कि ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और हम इस मुद्दे के ऊपर जांच करेंगे जरूर ही। अब आपको समझना है कि यूएस, कनाडा और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साथ ही एक और देश, ये सब मिलकर, ब्रिटेन, ये 5 कंट्रीज मिलकर एक 5 आइज अलायंस नाम से एक ग्रुप बना के रखते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस का इनपुट लेते हैं दूसरे देशों का। और इसी 5 आइज ग्रुप ने इंटेलिजेंस शेयर किया है कनाडा के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी। अब ये जो शेयर किए गए हैं, ये जो सबूत हैं जो भारत के खिलाफ हैं, इन्हें अभी सील बंद लिफाफों में जो यूएस की कोर्ट है उसके अंदर पेश किया गया है, और अगर वहां के जज परमिट करेंगे तो इस लिफाफे को खोल दिया जाएगा और ये जो भी सबूत है इन्हें पब्लिक डोमेन में कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज और जाननी है कि भारत में हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। यहां की मीडिया आप जानते हैं, यहां की मीडिया हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करने में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। जो असली मुद्दे हैं जिससे सरकार की हम घेर सकते हैं, जिससे सरकार को, अगर सरकार लापरवाही करती है अपने ही देश के साथ, तो मीडिया का यह दायित्व बनता है कि वो अपने ही सरकार को भी घेरे, लेकिन यहां पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स की मीडिया की बात करें तो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स निकाल कर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पे थे तब जो बिडेन ने उनसे डायरेक्टली इस मुद्दे पर बात की है, लेकिन आप आज तक हमें ये जो चीज है ये हमें नहीं बताई गई है भारत के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में आजकल कोशिश रहती है, जो चीजें होती हैं, कुछ कुछ ऐसी अहम चीजें होती हैं जो लोगों की डोमेन से छुपा ली जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमें भ्रमित कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं कि हम कभी किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर सरकार जिम्मेदार होगी, तो हमें उसका एक्चुअलिटी पहले से हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है यहां पर। तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया नहीं बता रही है, गवर्नमेंट नहीं बता रही है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से निकल के आया है। अब जो यूएस के ऊपर बयान है, तो आपको समझना है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस बात बहुत शांत है और उसने इसे आराम से लिया है जब यूएस ने आरोप लगाया है, और भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो कहती है कि हाँ, हम इस मुद्दे पर जांच करने के लिए तैयार हैं। अगला एडिटोरियल आप देख सकते हैं, द इंपैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन ए चाइल्ड्स माइंड। एक बच्चे के दिमाग पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। तो जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, तो पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं, तो 4 दिन का इजराइल गाजा वॉर के अंदर सीज फायर लगाया गया है, आपको पता होगा, और 4 दिन तक ये युद्ध विराम है, इसे हम कहेंगे युद्ध विराम है। इसके बाद जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, इनका एक बचकाना बयान निकल कर आया है जिसमें ये कहते हैं कि 4 दिनों के बाद हम दोबारा गाजा के ऊपर हमला शुरू कर देंगे, तो मतलब हम वॉर को दोबारा कंटिन्यू कर देंगे। तो आपको अब यहाँ एडिटोरियल में क्या समझाया गया है, इसमें समझाया गया है कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक राइटर हैं जिनका नाम है मॉन्टेसोरी, इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड एंड द एब्जॉर्बेंट माइंड। यहां पर इन्होंने बात बताई कि कैसे अगर एक बच्चा कोई हिंसा देखता है अपने बचपन में, तो वो जब बड़ा होता है तो वो रिवेंज की लेने की भावना से अपना काम करता है, मतलब बदला लेने के भाव से, उसके अंदर बदला लेने का भाव बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है।
आपको यहां समझना है कि भारत के अंदर भी ऐसा ही हमें देखने को आजकल मिल रहा है, क्योंकि आजकल हमें देखने को मिला है कि जो मुस्लिम लोग हैं भारत के अंदर, इनकी टारगेटिंग की जा रही है। आपको देखने को मिला था कि पार्लियामेंट के अंदर भी गंदे गंदे बयान दिए जा रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर। और ये क्यों है, तो आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना है। तो जब भारत में करीबन 11वीं 11वीं सेंचुरी से 17वीं सदी तक हमें देखने को मिला कि मुस्लिमों का साम्राज्य था, मुगल हों चाहे जो दिल्ली सल्तनत बनी थी वो, उसके बाद ब्रिटिश आ जाते हैं भारत में, और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है जो कि लिबरल गवर्नमेंट मानी जाती है। अब यहां पर जब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनती है जो कि मानी जाती है राइट विंग एफिलिएटेड गवर्नमेंट, जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है कि हमें मुसलमानों से बहुत प्रेम नहीं रखना चाहिए, और हमारे साथ गलत हुआ है, हिंदुओं के साथ गलत किया गया है पास्ट में, हजारों साल पहले की बात ये करते हैं, और उस मुद्दे को लेकर आज तक ये बच्चों को भड़काते हैं, अपने कैंपों में शामिल करते हैं, शाखाओं में शामिल करते हैं, और उन्हें गलत चीजें सिखाते हैं। उनका ध्यान जो है, जो एक बच्चा आप समझ सकते हैं कि अगर उसे हम पढ़ाई लिखाई कराएं, उसे कुछ कराएं, तो वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हम उसे केज कर दें कि आपको ये एक प्रोपेगेंडा है, आपको इस प्रोपेगेंडा को पूरा करना है, हम उसे दिन रात बताएं कि ये लोग खराब हैं, ये लोग दुश्मन है हमारे, तो उस बच्चे की जो मानसिकता है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये चीज आप समझ सकते हैं। ये भारत के अंदर से भी समझ सकते हैं। अब ये बात करते हैं एजुकेशन एंड पीस। तो आजकल क्या देखने को मिला है कि जो एजुकेटेड कंट्री हैं वो खुद भी जाकर वॉर की बात करती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं तो यूनाइटेड स्टेट्स नाटो की जो मेंबरशिप के साथ जुड़ी हुई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स, यूक्रेन, इजराइल, रशिया, ये सब पढ़ी लिखी कंट्री मानी जाती हैं। उसके बावजूद हमें देखने को मिला है कि ये वॉर कर रही हैं। तो आपको समझना है कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो उनकी हेट की आइडियोलॉजी है, हिंसा की आइडियोलॉजी है, वो कभी खत्म ना हो, और जो बच्चे हैं ये जाकर उनकी आइडियोलॉजी को पूरा करें। और ये जो ऊपर टॉप डिप्लोमेट्स हैं, जो ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप है टॉप की, ये मलाई चाटे ऊपर से। कैसे मलाई चाटे कि इन्हें पैसा मिलेगा, इन्हें पावर मिलेगी, इन्हें रसूख मिलेगा अगर इनके सिखाए हुए बच्चे हिंसा करते हैं या लाइमलाइट में आते हैं, वॉर में पार्ट लेते हैं। तो आपको समझना है कि ये जो चाइल्ड की मेंटेलिटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है अगर वो अपनी जिंदगी में हिंसा देखता है। अब यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है गाजा का, तो आप मान लें कि गाजा में अभी जब मिसाइलें गिराई जा रही हैं तो सारे बच्चे तो नहीं मारे जाएंगे, कुछ बच्चे जो बच जाएंगे, उन बच्चों के ऊपर जो उन्होंने देखा है, क्या पीड़ा उन्होंने झेली है, कितनों को उन्होंने खोया है, ये सब उनकी माइंड के अंदर, उनकी साइकोलॉजी के अंदर एकदम बस जाएगा। और वो आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि कभी वो इजराइल को माफ नहीं करेंगे और हमेशा वो कोशिश रखेंगे कि कैसे वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। तो ये जो साइक्लिक वायलेंस है ये लगातार चलता रहेगा। और इसी चीज से इन्होंने आगाह किया इस एडिटोरियल में कि हमें बच्चों की साइकोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए। और 1930 के टाइम पर जब ये किताबें लिखी जा रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसके बाद टीमें भी बनाई गई जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, जो कोशिश कर रहे थे कि एजुकेशन को इतना इंपार्ट कर दिया जाए ताकि लोग हिंसा या वॉर की मांग ना करें। लेकिन उसके बावजूद देखने को मिला कि वर्ल्ड वॉर 2 होती है। और अब जब हम यहां पर आ गए हैं 2020 के बाद से हमें देखने को मिला है कि लगातार हिंसा चल रही है विश्व के अंदर। सबसे पहले हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन इजराइल के अंदर वॉर है, मिडिल ईस्ट पूरा वॉर में रहता है, सीरिया, इराक, यहां पर लगातार मिसाइलें गिरती रहती हैं। यमन की हम बात करें वो भी, उसके बाद अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो वहां भी लगातार हिंसा चलती रहती है। इसके बाद अब आपको देखने को मिला है कि इजराइल और गाजा के बीच में भी युद्ध शुरू हो गया है। तो ये जो हिंसा है ये ऐसे रुक नहीं सकती, इनका ये कहना है। और बच्चे जो हैं, जो आज बच्चे देख रहे हैं, वो फ्यूचर में वही करेंगे, वो बदले लेने की भावना से ही काम करेंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं। ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट फॉर हुम। सब यहां पर ये एडिटोरियल लिखा गया है, आपको समझना है। तो भारत की सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाए। अब आपको समझना है कि भारत का ये लक्ष्य है 2028 तक का। ये तो आपको ऊपर ऊपर से समझ में आ गया। अब अंदर की अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहां पर समझना होगा कि भारत में अभी चल क्या रहा है। तो भारत में करीबन 80 करोड़ लोग जो हैं वो आज भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन पा रहे हैं, खाना पा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि अगर ये योजना ना चलाई जाए भारत के अंदर तो ये 80 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है ये भूखमरी का शिकार हो जाएगी, इन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम 140 करोड़ भारत की जनसंख्या कुल माने तो उसमें अगर 80 करोड़ अगर इतने ज्यादा गरीब हैं तो
ये $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने के वादे किए जा रहे हैं, ये पैसा आखिर किसके पास पहुंचेगा? ये क्लास एक भारत के अंदर 2014 के बाद से खड़ी कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो भी कंपनी वाले हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, ये सब मिलके गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर इन तीनों की एक ट्रायो बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैं कह रहा हूं बस, लेकिन ऐसा असल में नहीं होगा। ऐसा असल में है। कैसे आपको पता चल सकता है? तो आंकड़ों से आपको पता चल सकता है। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, यहां पर आप आंकड़े देख लीजिए। तो 2021 की जब हम बात करेंगे तो 1% जनसंख्या जो है भारत की, मान लेते हैं कि भारत की जनसंख्या कुल है 100 करोड़, तो 1 करोड़ लोग जो हैं भारत के अंदर, उनके पास 41% पूरा पैसा है भारत का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहां पर डिवाइड है। देख सकते हैं कि जो अमीर है वो कितना ज्यादा अमीर हो गया है अब, और जो गरीब है, अब आप समझ सकते हैं जो गरीब है नीचे की, अगर हम 50% जनसंख्या देखें, अगर हम 100 करोड़ का आंकड़ा लें पूरी जनसंख्या का अपना, और हम 50 करोड़ लोगों की बात करें जो नीचे के पायदान पर आते हैं गरीबी रेखा में, इनके पास मात्र 3% पैसा है पूरे देश का। तो आप देख सकते हैं यहां कितना ज्यादा एक डिवाइड खड़ा कर दिया गया है अब देश के अंदर। और आप अगर काम करते हैं, आपने अभी बयान भी सुने होंगे, ये जो इन्फोसिस के डायरेक्टर वगैरह के बयान आ रहे हैं कि भारत के लोगों को इतने घंटे काम करना चाहिए। तो आपको समझना है कि ये जो कंपनियां हैं ये आपको बस पीनट्स देती हैं, जो ये सैलरी देती हैं आपको, ये एक तरह से पीनट्स है, बहुत ज्यादा कोई पैसा नहीं आपको दे रही हैं जितना आपसे काम करवा रहे हैं। अगर आप माने कि आपकी एक जिंदगी है और उस जिंदगी में आप 10 घंटे प्रतिदिन आप किसी कंपनी को दे रहे हैं और उसके बदले आपको वो थोड़ा सा पैसा दे रहा है, तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान नहीं कर रहा है। यहां पर अगर हम आंकड़ों से, आपको ये मैं बता चुका हूं कि 1% जो जनसंख्या है टॉप की भारत के अंदर, उसके पास 41% देश का पैसा है। उसके बाद अगर हम नीचे के 50% लोगों की बात करें तो उनके पास केवल 3% पैसा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बनने जा रहा है, तो ये पैसा किसके पास पहुंचेगा, कौन इस पैसे के हकदार होगा, किसके पास ये पैसा रहेगा? अदानी, अंबानी, टाटा और बिरला, जो भी ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनके पास सबसे ज्यादा पैसा रहेगा। उसके बाद अब दूसरा आंकड़ा आप समझिए जीएसटी का। आपने सुना होगा कि जीएसटी जो है वो भारत सरकार को बहुत ज्यादा आजकल रिवेन्यू दे रहा है। पैसा जो ज्यादातर रिवेन्यू भारत सरकार का आ रहा है वो जीएसटी के थ्रू ही आ रहा है। अब यहां जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो आपको समझना है कि जो नीचे के पायदान के 50% लोग हैं जिनके पास 3% से कम वेल्थ है टोटल भारत की, वो 63% जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा है ये, कि वो 63% जीएसटी में पैसा भर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, रोज का अपना कमा रहे हैं, उसके बाद सरकार को भी दे रहे हैं। अब यहां टॉप 10% की अगर हम बात करें, जो ऊपर के 10% सबसे अमीर लोग हैं भारत के अंदर, वहां पर आप देखेंगे कि उनका कुल जीएसटी में कंट्रीब्यूशन 3% है। तो यहां पर आप डिवाइड समझ सकते हैं, साफ साफ यहां पर डिवाइड आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है वो एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। गरीब यहां पर हमें देखने को मिला है और गरीब हो गया है, और अमीर होते जा रहा है। जब कोरोना का लॉकडाउन लगा, इसके बाद अमीरों की अमीर होने की जो संख्या थी वो 4 गुना ज्यादा तेज हो गई है। जो अमीर है वो 4 गुना तेजी से और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। साथ ही साथ वो बेचारे जीएसटी भी भर रहे हैं हर चीज में। जैसे आपकी मैं अगर बात करूं, आप एक छोटे से चाय लगाने वाले की अगर बात करें तो वो अब जो दूध खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है, चाय की पत्ती जो लेता है उस पर भी जीएसटी देता है। साथ ही साथ जो ब्रेड खरीदेगा, गैस खरीदेगा, सिलेंडर खरीदेगा, अपने आने जाने के लिए ईंधन इस्तेमाल करेगा, माफ कीजिएगा, ईंधन पर भी जीएसटी नहीं है, उस पर अलग टैक्स, उस पर सेस लिया जाता है, अलग टैक्स लिए जाते हैं। तो ये अगर आप दूध देखें, चाय देखें, चीनी देखें, इनके ऊपर जीएसटी है। तो आप समझ सकते हैं कि वो बेचारा जो गरीब है पहले से, वो और जीएसटी भर के और गरीब हो रहा है। उसकी जो आमदनी बढ़नी चाहिए थी, मुनाफा जो उसका बढ़ना चाहिए था, वो और घटता जा रहा है। और जो अमीर हैं, जो 10% सबसे टॉप अमीर आदमी है भारत के अंदर, जो जनसंख्या है 10% की, वो मात्र 3% जीएसटी भरते हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा यहां पर हमें डिवाइड देखने को मिलेगा। तो जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि 2028 में हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो जो 5 ट्रिलियन पैसा होगा वो किसके पास होगा। अब यहां एक और आंकड़ा आप समझ लीजिए, यहां चाइना, जापान और भारत की पर कैपिटा जीडीपी को कंपेयर करवाया गया है। आपको याद रखना है कि जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है इस वक्त, इकोनॉमी है जीडीपी टर्म्स में, और जापान थर्ड पर है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी की मतलब टोटल भारत के पास जितना जीडीपी का पैसा है उसे हम कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड करा दें भारत की 1.4 बिलियन 4 करोड़ लोगों से, माफ कीजिएगा 140 करोड़ लोगों से अगर हम उसे डिवाइड करा दें तो हमें पर कैपिटा जीडीपी यहां पर मिलेगी। तो भारत की पर कैपिटा जीडीपी कितनी है?
2400 ये साल की है। और अगर हम इसे कंपेयर कराएंगे जापान के साथ तो आप हिल जाएंगे। जापान की है डॉलर 34,000 और चाइना की है डॉलर 13,000। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बनती है तो पर कैपिटा जीडीपी हमें नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। और आपको ये आंकड़ों से मैंने समझा दिया है कि कैसे जो सरकारें हैं वो कैपिटलिस्टों के पास और ज्यादा धन पहुंचा रही हैं। अदानी जो है आपने देखा कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया 2020 के बाद से, उसकी एकदम जो पैसा था वो वर्ल्ड में टॉप का सबसे रिचेस्ट, थर्ड रिचेस्ट आदमी बन गया था। उसके बाद जब उसकी पोल खुली तो उसके थोड़े शेयर्स गिर गए और अब भी लेकिन वो टॉप अमीर है भारत के अंदर। यहां अब आपको एक और चीज समझनी है कि भारत की सरकार क्या कर रही है कि वो फेवर कर रही है, वो ऐसी पॉलिसीज बना रही है जिससे कैपिटलिस्ट को फेवर किया जा सके। जैसे जो किसानों का आंदोलन हुआ था तो हमें शुरू में दिखाया गया कि किसानों का आंदोलन जो करवाया जा रहा था वो खालिस्तानियों द्वारा करवाया जा रहा था। ये मीडिया का कहना था, ये गवर्नमेंट का कहना था। उसके बाद ये जब आंदोलन चलता रहा तो अंत में प्रधानमंत्री को आना पड़ा और उन 3 बिलों को वापस लेना पड़ा। अब आपको जानना है कि वो 3 बिल क्या कह रहे थे। वो 3 बिल कह रहे थे कि जो भी लैंड होगा उसे कोई भी आदमी, जैसे अब हम बात करें अंबानी की, तो अंबानी आके आपकी जमीन पर कब्जा कर सकता है, आपका लैंड वो लीज पर ले लेगा सालों के लिए और आपसे जो वो कहेगा आपको वही उगाना पड़ेगा उस जमीन के ऊपर। तो वो आपकी जमीन भी नहीं बचेगी। उसके बाद जो वेयर हाउस होंगे जहां पर वो स्टोर होगा वो वेयर हाउस भी अंबानी के ही होंगे और जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल इस्तेमाल होंगे वो भी अंबानी के ही होंगे। तो एक तरह से कैपिटलिस्ट राज पूरा भारत के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल लड़ रहे हैं इस चीज के लिए और आगे क्या होता है ये आपको पता चलेगा। जो भी होगा चुनाव का जो नतीजा आएगा 2024 का उससे देखने को मिलेगा। आगे हम चलते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 इंडियाज इक्विटी डिमांड, तो आपको समझना है सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने जा रही है। इसका नंबर है 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये होने जा रही है हमारी यूएई में। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 होने जा रही है। और ये कराता कौन है, तो कराता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये करवाता है। अब आपको यहां पर जो मेन चीज समझनी है वो ये समझनी है कि यहां पर कुछ दिक्कतें हैं। पेरिस की एक डील हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के अंदर 2015 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 पेरिस डील को कहते हैं हम, ये 2015 में हुई थी। इसमें कहा गया कि जो भी देश हैं वो अपने आप अपना हिसाब से अपने कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं। पहले क्या था कि ऊपर से कंट्रीब्यूशन बताया जाएगा कि ये देश इतना करे, ये देश इतना करे, लेकिन यहां से शुरू हो गया कि आप अपने आप अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं हमें और उतना ही आप काम करें। अब आपको यहां भारत का समझना है, तो भारत की क्या मांग है। भारत कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने प्रदूषण पहले किया है और आज भी अगर हम कंपेयर करें पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट से, मतलब एक व्यक्ति कितना कार्बन एमिट करता है, तो आज भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भारत के पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट से बहुत ऊपर है। तो मतलब आज भी जो विकसित देश हैं वो बहुत ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं। और भारत जो है उसकी क्या समस्या है कि भारत अभी एक विकासशील देश है और भारत के अंदर रोडें बननी है, इंडस्ट्रीज लगनी है, नए कारोबार शुरू होने हैं, जिसके कारण प्रदूषण होगा ही। तो भारत ने अपना जो नेट जीरो का टारगेट रखा है वो 2070 का रखा है। कुछ देशों ने 2040, कुछ ने 50, कुछ ने 52, कुछ ने 55, ऐसे भारत ने अपना जो रखा है वो 2070 का रखा है। दूसरी समस्या ये है कि अब जब हम जान चुके हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं ये ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं तो इन्हें पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा मिटिगेटिंग इफेक्ट से लड़ने के लिए, अडैप्शन मेथड से लड़ने के लिए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनकी मांग है कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो हमें पैसा दें ताकि हम नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें और साथ ही साथ डेवलप कंट्रीज हमें तकनीकें भी दें जिससे कम प्रदूषण हम करें एनवायरनमेंट के अंदर। अब जो डेवलप कंट्री हैं वो इस चीज से बच रही हैं पैसा देने से और इन्हीं सब चीज को लेकर ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इनमें कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पर आपको एक और चीज देखनी है कि भारत शांत नहीं बैठा, भारत ने प्रोएक्टिव स्टेप लिया है इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्घाटन किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 के बाद, जो माफ कीजिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 के बाद, जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में। और लाइफ मिशन भी भारत ने शुरू किया, लाइफ स्टाइल जो मिशन है वो भी भारत द्वारा शुरू किया गया प्रदूषण से लड़ने के लिए। तो आपको यहां समझना है कि भारत की मांग है कि जो विकसित देश हैं वो जो जल्दी से जल्दी आए और भारत और अन्य जो विकासशील देश हैं उन्हें फंड प्रोवाइड कराएं ताकि वो एनवायरनमेंट में जो प्रदूषण है, जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, इन सब समस्याओं से जल्दी निपटारा पा सकें। आगे हम चलते हैं। डीप फेक आप थोड़ा सा समझ लीजिए। डीप फेक आजकल बहुत न्यूज में है और यूपीएससी हो सकता है साइंस एंड टेक के अंदर से डीप फेक पर क्वेश्चन पूछे। तो डीप फेक का मतलब यह है कि एक ऐसी
इमेज, एक ऐसा फेक वीडियो जो कि एआई द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है, जिसमें हो सकता है कि हम किसी और व्यक्ति की चेहरा कहीं और लगा दें किसी और वीडियो में, या फिर कोई ऐसा हम व्यक्ति बनाकर खड़ा कर दें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो है ही नहीं, उसे हम बना दें। हम यहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके थ्रू हम, जैसे राहुल गांधी हैं, इनका अगर डिफेक्ट बना दे कोई और कोई भी बयान इनके मुंह से करवा दे, तो ये सब इसकी समस्याएं हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी की, और ये एक चैलेंज प्रोवाइड करवा रहा है, ये एक चैलेंज है। भारत की सरकार भी मांग कर रही है, आपस में बातें जो चर्चा होती है वो चल रही है भारत सरकार के अंदर कि डीप फेक से लड़ने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अथॉरिटी गठने की जरूरत है इस वक्त। आगे आप कल का जिसने हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर किया था, तो कल कुछ सवाल मैंने पूछे थे, जो यहाँ पर सवाल आए थे उनके जवाब मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे कोई कमेंट नहीं मिला, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं यहां पर। तो द ओनली फीमेल मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एकमात्र महिला मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी की कौन थी? तो दुर्गा भाई देशमुख। इसके बाद जो ओरिजिनल संविधान, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हैंड रिटिन और कैलीग्राफ्ट किया गया था। किसने लिखा था ये? तो इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। इसके बाद अगला कि भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो द गैंगेटिक डॉल्फिन। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसे हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, और ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और ये संविधान में भी घोषित है, इसकी चर्चा है। इसके बाद जो हमारा संविधान है वो कितनी भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर रिकॉग्नाइज करता है? तो आपको याद रखना है कि 22 भाषाओं को भारत का संविधान शेड्यूल लैंग्वेज के अंदर रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद बात करते हैं कि पहला कौन सा ऐसा व्यक्ति था भारत के अंदर जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट है उसे भारत के अंदर लाया? तो इनका नाम है M.N. रॉय। ये थे, इन्होंने जो लाया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट, तो ये 1934 के अंदर किया था। अब अगला जो सवाल था, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? न्यूनतम आयु कितनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री के लिए बनने के लिए? और आपको सब याद रखना है, लोकसभा के मेंबर के लिए भी यही चाहिए। तो कितनी है ये न्यूनतम आयु? तो ये है 25 साल। और अगला जो सवाल था वो फोटो से था, तो वो फोटो थी नंदलाल बोस की। आगे हम चलते हैं, तो यहां पर एक मनरेगा से रिलेटेड न्यूज आ रही है, जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं। मैंने एक बार कवर करवाया है कि कैसे जो ऑडिट का प्रावधान रखा गया था मनरेगा स्कीम के अंदर, उसे पालन नहीं किया जा रहा है राज्यों के द्वारा। तो यहां पर कुछ ऐसे राज्य हैं, यहां पर आप जो ये डार्क नक्शे से देख सकते हैं, यहां 0 से 20% तक ही जो है सोशल ऑडिट होती है। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे मनरेगा के थ्रू किसी को कोई काम मिला, उस काम को उसने किया, अब जो सोशल ऑडिट है वो जाकर देखेगी कि हाँ काम हुआ है, सही काम हुआ है या नहीं सही काम हुआ है, जितना पैसा बताया गया उतना पैसा मिला है या नहीं मिला है। अब यहाँ कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जो सोशल ऑडिट में बहुत अच्छे भी हैं, जैसे कि उड़ीसा आप देख सकते हैं, केरला है, केरला में करीबन 100% ग्राम पंचायत के अंदर सोशल ऑडिट चलता है। उसके बाद आप उड़ीसा देखें, उड़ीसा भी इसमें आएगा, जहां पर सोशल ऑडिट का जो प्रोग्राम है वो अच्छा देखने को मिला है। राजस्थान में 20 से 40%। इसके बाद अगर हम ऊपर बात करें तो पंजाब में भी अच्छा देखने को मिला है। अब सोशल ऑडिट क्यों करवाया जाता है? तो मनरेगा जो स्कीम है इसमें बहुत ज्यादा पैसा आवंटित किया जाता है। अब आप जानते हैं भारत के जो लोग होते हैं जो पावर पा जाते हैं, जैसे ग्राम प्रधान जो होता है वो पावर पा गया, वो क्या करता है, अलग अलग तरीके ढूंढता है पैसों को खा लेने के, जो पैसा आया है उसे खा लेने के अलग अलग तरीके ढूंढता है। अब इसी को पकड़ने के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान रखा गया था और जो ओरिजिनल मनरेगा का एक्ट है उसके अंदर। लेकिन देखने को क्या मिला है कि ज्यादातर राज्य जो है वो सोशल ऑडिट कराते ही नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पैसा कितना इधर उधर हो रहा है, कितना हेर फेर हो रहा है पैसा का, आप ये चीज समझ सकते हैं। और यहां पर जब राज्यों से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं है, कि वो सोशल ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि केंद्र सरकार से हमें जो सोशल ऑडिट टीम रखी जाती है उसे देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं आया, इसलिए हमने सोशल ऑडिट टीम ही नहीं रखी है, जिसकी वजह से हम ऑडिट नहीं करा पा रहे हैं। यहां पर आप अगले देख सकते हैं, फातिमा बीवी, ये पहली भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थी महिला। आपको याद रखना है, इनका नाम है फातिमा बीवी। ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। इनका कल देहांत हो गया और ये करीबन 96 ईयर्स की थी। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।
अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप किसी ऐसे अभ्यर्थी को जानते हैं जो किसी भी राज्य परीक्षा या केंद्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल जरूर रिकमेंड करें। साथ ही साथ आप ऐसे व्यक्ति के साथ भी हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं जो जागरूक नागरिक होने का जिसके अंदर है, जो चाहता है कि वो उसे खबरें मिल सकें जो मीडिया में छुपा ली जाती हैं। यहां पर हमारा प्रयास रहता है कि हम एक शिक्षित भारत का यहां पर हमारा लक्ष्य है, ताकि जो हमारा ये YouTube चैनल है इसके थ्रू हम ऐसी खबरें पहुंचा सकें जिन्हें आप मीडिया में नहीं देखते हैं। मीडिया आप जानते हैं कि क्या कवर करता है आजकल, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया मीडिया से बहुत दूरी बनाए रखें। और अगर आपको सच में ही न्यूज जाननी है तो आप कोई अखबार फॉलो करें, जैसे कि द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, साथ ही साथ आपको रियल न्यूज यहां पर मिल जाएगी। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।